प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्याय नंबर 3 पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके यह एनसीईआरटी की सीरीज आप सभी लोगों के लिए लेकर के हम उपलब्ध हुए हैं और इस सीरीज में आज हम लोग अध्याय नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। क्लास 11th की यह एनसीईआरटी है और इसमें हम लोग टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। हर टॉपिक से कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मैं इंपॉर्टेंट आपको टिक कराते चल रहा हूं। अभी सुबह की वीडियो में हम लोगों ने आज फर्मेंटेशन को, एम्फिबोलिक पाथवे को और आरक्यू को हमने पढ़ा था और मैंने हर एक उन प्रश्नों को टिक कराया था जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए थे। मैंने साथ में आपको ये दिखाया था भैया ये देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आने वाले प्रश्न हैं। कुछ उसी कड़ी में, उसी अंदाज में इस चैप्टर को भी पढ़ने वाले हैं। समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए 15 पेज हैं कुल और मैं आपको बता दूं 15 पेज आप मान चलिए कि मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के अगर चलूंगा तो 45 मिनट तक मैं इसे कवर कर दूंगा। तो इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमें पढ़ना क्या क्या है, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट कहां से, जहां से हार्मोन्स की डिस्कवरी है, जहां से हार्मोन से पादप हार्मोन के फंक्शन है, वहां इंपॉर्टेंट है। उसके पहले सिर्फ कहानियां है कि पौधे की लंबाई बढ़ती, तना बढ़ता, पत्ती बढ़ती, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती, कोशिकाओं का द्रव्यमान बढ़ता है, जीव द्रव्य बढ़ता है, ठीक है, उसके अंदर कोशिकाओं के भार बढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें एक्चुअली में जब पेपर आता है ना तो एसर्शन रीजन में भले आ जाए, नहीं तो ऐसे प्रश्नों का कोई बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं। पहले हाँ, पहले प्रश्न आते हैं, लेकिन ये कब आए हैं, 2010 से पहले। अब इसकी बहुत वैल्यू है नहीं। इसकी वैल्यू मुख्य रूप से आपको कहां मिलेगी, यहां पे पादप वृद्धि नियामक यानी पादप हार्मोन में। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं हर एक लाइन पे एक एक प्रश्न आपके छुपे हैं, बल्कि कुछ ऐसी लाइनें हैं जहां पे दो दो तीन तीन प्रश्न आपके छुपे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला होने वाली, बहुत मजेदार होने वाली है। एक बार जोरदार शेयर करिएगा और लाइक, वीडियो को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने इस कड़ी को और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे बहुत पसंद करने वाले हैं। आपने पहले ही अध्याय 5 के अंतर्गत, अध्याय 5 में जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो एनाटॉमी क्या, मार्फोलॉजी है ना, एनाटॉमी तो 6 वाला चैप्टर है। तो मार्फोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फूल के बारे में, पौधे के संगठन के बारे में, फल के बारे में, तने के बारे में, पत्ती के बारे में, बीज के बारे में, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसका क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने अध्ययन भी किया था अध्याय नंबर 5 में। आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अब आप बीज, पौधे, नव अंकुरित पौधे, पादपक यानी छोटा पौधा जो अंकुरित होकर अभी बढ़ रहा है, अमोला जिसे कहते हैं अपने जनरल भाषा में, तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो चुके हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल से ऊंचाई और गोलाई यानी चौड़ाई, यहाँ पे ऊंचाई लंबाई को इंडिकेट कर रहा है और चौड़ाई जो है गोलाई चौड़ाई को इंडिकेट कर रहा है, में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई में होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते या गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों के बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले क्रियाकलापों के बीच कोई संबंध है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति या वंशज होते हैं। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक और क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक, एक निषेचित अंडा से शुरू होकर के एक सुनिश्चित या उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। भाई मैं वही बार बार कह रहा हूं ना कि एक जाइगोट होगा, जाइगोट से बीज बनेगा, मतलब जब ये बनेगा क्या कहते हैं, जो अंडाशय होगा, अंडाशय जो है वह फल के रूप में आ जाएगा, अंडाणु जो है बीज के रूप में आ जाएंगे, जो बीज आएंगे वह बड़े होंगे, फिर उसको बोया जाएगा, उसमें से एक नया पौधा निकलेगा, वो पौधा बड़ा होगा, उसकी विकास होगी, वृद्धि होगी और कुछ समय बाद उसमें फिर फल बनेंगे, फिर फल गिरेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है।
वही सारी चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब हमारे समझ से नहीं। कहिए मैं बैठ के कहानियां आपको सुनाता रहूं, आप भी सुनते रहे, कोई मतलब है नहीं। लाइन जहां पे इंपॉर्टेंट आएगी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि टाइम पास करके मुझे कोई पसंद नहीं आता है और मैं इसीलिए यहाँ टाइम पास करना नहीं चाहता हूँ। हाँ, क्रम है, कड़ी है, तो कड़ी को जोड़ के चलूंगा। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल संरचना शरीर का गठन करती है, जो जड़ें, तने, पत्तियां, शाखाओं, फूलों, बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। और एक समय ऐसा तक वो पौधा सूख जाता है। सब कुछ, जड़ बनेगी, पत्ती बनेगी, फल बनेगा, फूल बनेगा, बीज बनेंगे, और एक समय ऐसा आएगा पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा, उसकी जीवन साइकिल समाप्त हो जाएगी। कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण। कह रहा है अगर इसकी शुरुआत होगी तो कहां से होगी? बीज के अंकुरण से होगा। अगर कह रहे प्रथम चरण बता दो भैया, जीवन का प्रथम चरण क्या है, तो बीज का अंकुरण होना, पौधे का जीवन का जन्म होना है, वह जन्म ले रहा है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब बीज अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार के परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता तथा निलंबित वृद्धि और प्रसुप्त काल में चला जाता। कह रहा है कि अगर बीज में उसकी समय परिपक्वता सही नहीं है, बीज का अंकुरण काल सही नहीं है, परिस्थितियां उसके प्रतिकूल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो ऐसी स्थिति में बीज अंकुरित नहीं होगा, यानी पौधे का जीवन चक्र प्रारंभ ही नहीं होगा। कह रहा तब बीजों का उपापचय क्रियात्मक पुनर्वेशित हो जाता है और वृद्धि होने लगती है, और अगर उसके अनुकूल होता है तो ये सभी काम होने लगते हैं। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित या एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे से के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकते। अब आती बात वृद्धि की। वृद्धि क्या है? मैंने पहले चैप्टर में बताया था वृद्धि क्या होती है। ये नंबर ऑफ कोशिका का वृद्धि कर, यानी नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, नंबर ऑफ मास का बढ़ना, यानी कोशिका की संख्या बढ़े तब भी वृद्धि है, कोशिका का मास द्रव्यमान बढ़े तब भी वृद्धि होती है। कह रहा है एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशेषता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या उससे इसके किसी भाग या यहां तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त अनपटल स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं, अपचय एवं उपचय दोनों से जुड़ा होता है और ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो वह पानी को सोख करके फैल जाता है, फुलाव हो जाता है उसमें, वह भी एक प्रकार का वृद्धि ही होता है, लेकिन वह स्थायी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि वह तो स्वेलिंग है और कुछ समय बाद लकड़ी सूखेगी तो पुनः अपने अवस्था में लौट आएगी। जैसा कि आपके घरों पे जो दरवाजे खिड़कियां लगे होंगे बरसात के सीजन में या ठंडी के सीजन में कड़े हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं, लेकिन सीजन के पश्चात वह क्या होते हैं, फिर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आते हैं, तो वह वृद्धि नहीं है। वृद्धि होने के बाद वह वापस नहीं आती। वृद्धि एक दिशात्मक होती है, विकास बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, ऐसा आप सीटेट में पढ़े होंगे। सीटेट में आपको बताया गया वृद्धि जो है एक दिशात्मक होती है और विकास बहुदिशात्मक होता है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता रखते हैं। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है। मैं पीछे इस पे चर्चा कर चुका हूं। विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं। यह क्षमता के कारण शरीर में खास जगहों पर विभजोतक यानी मेरिस्टम ऊतकों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ऐसे विभजोतकों की कोशिकाओं में विभाजन या स्वायत्तता यानी निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता को खो देते हैं और ऐसी कोशिकाओं जो विभाजन की क्षमता को खो देती हैं वह किसमें बदल जाती हैं? वह स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। पादप शरीर की रचना करते हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभजोतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं का जोड़ा होता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभजोतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या होगा? ऐसा होता है। आपने पिछली कक्षाओं में मूल शिखाग्र यानी विभजोतक तथा प्ररोह शिखाग्र यानी शिखाग्र विभजोतक के स्तर पर विभजोतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। कह रहा मूल शिखाग्र हो या जो है प्ररोह शिखाग्र हो, ये पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आपका छुपा हुआ है। ये मुख्यतः पौधों के अक्ष के समांतर दीर्घीकरण के भागीदार होते हैं। द्विबीजपत्री में तथा नग्नबीज पौधों, नग्नबीजी पौधे मतलब जिम्नोस्पर्म में
द्विबीजपत्री पौधे और नग्न बीजपत्री पौधों में पार्श्व विभजोतक संवहनी कैम्बियम, कार कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभजोतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां पे क्रियाशील होते हैं और ये द्वितीयक वृद्धि के लिए भी जाने जाते हैं या द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। इतने ही पैराग्राफ में आपके 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। मैं कहिए आपको दिखाऊं, मूल शिखाग्र, प्ररोह शिखाग्र और यहाँ पे पार्श्व विभजोतक, संवहनी कैम्बियम, कार कैम्बियम, जिम्नोस्पर्म और डाइकाटिलिडन, इन दोनों में जो है द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होने वाले होते हैं। क्या वृद्धि माप योग्य होती है? तो सीटेट के हिसाब से आप आंसर कर दीजिए, बाकी बायोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। कोशिका स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम होता है। चूंकि जीवद्रव्य की वृद्धि भी सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है और कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये हैं, ताजी भार, कह रहा कुछ क्या है, ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार वृद्धि, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, कोशिकाओं की संख्या आदि है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिखाग्र, कह रहा एक मक्के की जो जड़ है वो उसका जो शीर्ष विभजोतक है वह 1 घंटे में 17,500 या उससे अधिक कोशिकाओं को पैदा कर सकती है, जबकि वहीं एक तरबूज की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। 1 घंटा में 3,50,000 गुना तरबूज बड़ा हो सकता है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि थी, जबकि दूसरे वाले में कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के रूप में जाना गया है। एक परागनलिका में वृद्धि, परागनलिका जब जान ही रहे हैं, जब पालन ग्रहण पहुंचता है स्टिग्मा पे तो अपनी परागनलिका बनाता है। लंबाई में बढ़त तथा एक अच्छा मापदंड, जबकि पृष्ठाधार वृद्धि में पौधे के लिए क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जाता है। वृद्धि के चरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, कह रहा वृद्धि के अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा जा सकता है। कितने चरणों में बांट सकते हैं? 3 चरणों में, विभजोतकी, दीर्घीकरण और परिपक्वता। आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझें। यहां पे दिखाया गया कैसे कैसे वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, विभजोतक चरण की कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों में लगातार वृद्धि करती रहती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीवद्रव्य से भरपूर होती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीवद्रव्य से भरपूर होती हैं। कौन? मूल शिखाग्र और प्ररोह शिखाग्र। एक प्रश्न आपका यहां पे छुपा हुआ मिल गया। आपका 5 प्रश्न हो चुके हैं। अभी मैं इस चैप्टर से 10-15 प्रश्न आपको, 10-15 क्या, इसमें 50 प्रश्न मैं आपको दिखा दूंगा। जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको प्रश्न मैं करवाऊंगा ही। जो नहीं बने होंगे, जो किताबों में नहीं दिए हैं, उन किताबों को मैं अपने से फार्म करके उन प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो यहां पे कह रहा और व्यापक संलक्ष केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली तथा प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती हैं। विभजोतक क्षेत्र के समीपस्थ ठीक अगला नोक से दूर कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ राजधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र के में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई और राजधानी चरम पर होती। पिछली कक्षाओं में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकारों का अध्ययन किया वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। वृद्धि दर, समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय रेखागणितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद, देखिए, अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित और परिपक्व होती रहती है। याद रखिएगा,
अंगगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद एक कोशिका विभाजित होती रहती है जबकि दूसरी परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल में या तने में देख सकते हैं। यहां मूल लिखा है, मूल में देख सकते हैं। ठीक, देखें इसमें किस प्रकार से होता है, तो यहां पे दिया गया, इसका एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला है यल टी इक्वल टू यल जीरो प्लस आर टी। यल टी टाइम टी में समय में लंबाई, यल जीरो टाइम शून्य पे समय की लंबाई, आर वृद्धि दर को बताने वाला इंटीजर है। आइए हम देखें ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। अंकगणितीय वृद्धि देख लिए, एक समसूत्री विभाजन होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका परिपक्व होगी, एक कोशिका विभाजित होती रहेगी। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि लैग फास्ट धीमी गति से होती है, इसके बाद तीव्र गति से चिरघातांकी हो जाती है। यहां पर दोनों संतत कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजन होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती हैं। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ती जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंडों को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मॉइड या यस कर्व बनाते हैं। यश वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों और एक पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह से वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चिरघातांकी वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। Wn इक्वल टू W0 ERT, W1 अंतिम आकार, भार, लंबाई, संख्या आदि में, W0 प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, R वृद्धि दर, T समय की वृद्धि, E स्वाभाविक लघुगणित का आधार R, जहां R एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली के वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना की दो तरीकों से ही की जा सकती है। मापन की प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरी, दी गई प्रणाली में प्रति यूनिट समय पर वृद्धि के सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। देखें 13.7, जहां दो पंक्तियां आ और ब विभिन्न आकारों में दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है, या कौन सी है और क्यों है, इसे आपको देख करके मूल्यांकन करना है। कोई नहीं, बी वाली जो बड़ी हो रही है क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है। वृद्धि के लिए दशाएं, वृद्धि, किसी पौधे की वृद्धि करने के लिए दशाएं क्या हो सकती हैं, क्या जरूरी है? आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? इस सूची में जल, ऑक्सीजन, अच्छा जरूरी चीजें क्या है पौधे की वृद्धि के लिए? जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्व। पोषक तत्व कितने हैं? 16, मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया है। तत्व होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर के वृद्धि करती हैं जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसके पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी होती है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधे द्वारा पोषकों, स्थूल और सूक्ष्म आवश्यक तत्वों की आवश्यकता जीवद्रव्य के संश्लेषण तथा पौधों ऊर्जा के स्रोतों के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे में किसी प्रकार का बिलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाएं या चरणों को प्रभावित करता है। विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। मूल शिखाग्र विभजोतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभजोतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं। एक विशिष्ट क्रियाकलाप में संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं।
उदाहरण स्वरूप एक वाहिकी तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोसिक काष्ठ कोशिका संधानी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में ही जल के वहन करने के लिए उपयुक्त होती हैं। आप पौधे के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं और उनकी संबंधित क्रियाशीलता के संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तत्व दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेती हैं और इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। कह रहा है कि अन्य पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेते हैं जिसे निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापूलक बाह्यिकी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम। निर्विभेदित कोशिकाएं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती हैं ताकि विशिष्ट कार्य को संपादित किया जा सके और उसे पुनर्विभेदन भी कहते हैं। एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधे के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं और विभेदित और उनके बारे में लिख करके आपको रखना, कोई मतलब नहीं। परिवर्धन परिवर्धन वह शब्द है जिसके डेवलपमेंट कहते हैं अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे बदलाव शामिल होते हैं, उसे परिवर्धन कहते हैं, जिसमें बीज अंकुरण से लेकर के और बुढ़ापा, पौधे की बुढ़ापा तक की सभी अवस्थाएं शामिल होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां है, पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों के विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। कह रहा है पर्यावरण के अनुसार होने वाले अलग अलग कारणों के आधार पर पौधों में अलग अलग चरणों में अलग अलग घटनाएं होती हैं जिसे वह प्लास्टिसिटी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया, लार्किस्पर्स की विभिन्न आकार की पत्तियां, धनिया हम लोग देखे हैं, कपास देखे हैं, ठीक है, तो लार्किस्पर्स छोड़ दीजिए, इन दोनों पे आइए। इन पौधों की पत्तियों का आकार किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था में भिन्न भिन्न होता है। आपने देखा होगा धनिया की पत्ती में, इसमें धनिया की पत्ती जब होती है तो 3 पत्ती होती है और जब बाद में हो जाती है तो ऐसे ऐसे हो जाती है, ठीक है, कांटेदार, जैसे वो नुकीली नुकीली हो जाती है ना, लेकिन वो कड़ी नहीं होती है, देखने में खाली वैसी होती है। तो कह रहा है कि पत्तियों में जो है किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था में भिन्न होती है। दूसरी तरफ बटरकप की पत्तियों में आकार में वायवीय भागों में अलग होती हैं और जबकि विसर्पण भागों में अलग प्रकार की पाई जाती हैं और ये सब किसके कारण होता है? प्लास्टिसिटी के कारण होता है। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और पुनर्परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं होती हैं। तो भैया इसके बाद कह रहा है कि यहां देखिए, कह रहा है व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि और विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधे में परिवर्तन अर्थात वृद्धि और विभेदन दोनों आंतरिक और बाह्य कारकों से नियंत्रित होते हैं। आंतरिक कारकों में अंतराकोश की आनुवांशिक तथा अंतर कोश की कारक जैसे कि पादप हार्मोन यानी पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जिससे बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापमान, जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि शामिल होते हैं। पादप वृद्धि नियामक विशिष्टताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल 3-एसिटिक अम्ल, एआईआई, एडेनिन व्युत्पन्न पर। अब यहां देखिए हर लाइन में प्रश्न है, देखिए यहां से। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को भी कम कर लेता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, आप ज्यादा नहीं बचा है, 40 मिनट में खत्म हो जाएगी। देखिए पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले उदाहरण लघु और लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल से मिश्रित है, इंडोल 3-एसिटिक एसिड IAA पहला हो गया। एडेनिन व्युत्पन्न होते हैं परप्यूराइल अमीनो परप्यूरिक काइनेटिन। केराटिनॉइड तथा कैरेटिनॉइड होगा, कैरेटिनॉइड तथा वसा अम्ल के व्युत्पन्न एसिटिक एब्सेसिक एसिड होता है, एसिसिक नहीं, एबिसेसिक एसिड, एब्सेसिक ABA कहते हैं, एब्सेसिक एसिड, ठीक है, ABA यहां लिखा गया है। टर्पीन, जिब्रेलिक एसिड GA तथा गैसेस एथिलीन C2H4 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। पादप वृद्धि नियामक PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर
को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी क्रियाशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा समूह होगा? पीजीआर का एक समूह वृद्धि उन्नयक क्रियाकलापों में लगा होता है, यानी जो वृद्धि को बढ़ाता है। इसमें कोश का विभाजन, कोश का प्रसार, प्रतिमान संरचनाएं, ट्रॉपिक, अनुवर्ती वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचनाएं शामिल हैं। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन। अच्छा, पादप वृद्धि नियामक में कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन्स है। इनके समूह के दूसरा जो पीजीआर है वह प्रतिपादपों के अनुक्रिया के दूसरे पीजीआर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ विभिन्न वृद्धि पादपों की सुषुप्ता और बिलगन में शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड इसके अंतर्गत कौन आता है? एब्सिसिक एसिड इसी समूह का सदस्य होता है। पीजीआर, गैसीय पीजीआर, एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, ठीक, ये दोनों में रहता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है। कह रहा कि अगर किसी कार्य को देखा जाए तो ये बी वाले के साथ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो ए वाले के साथ भी बैठ जाता है, यानी दल बदलू है, ठीक। पादप वृद्धि नियामकों की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको 3-4 प्रश्न, आप बीपीएससी देखिए, यूपीपीएससी देखिए, बहुत से प्रश्न पूछे गए। देखिए, रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन, अब एक एक का नाम याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास है, कोई घास है, का प्रांकुर चोल यानी कोलेप्टाइल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। कोई एक उद्दीपक है, यानी कोई स्टिमुलस है जिसके प्रति वो ज्यादा अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि यानी प्रकाशानुवर्ती फोटोट्रॉपिज्म करता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात निष्कर्ष निकला कि प्रांकुर चोल में एक प्रकार का जो है संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने के कारण होता है, और यह कारण ऑक्सिन की खोज किसने की? डब्ल्यू बेंट ने। ऑक्सिन की खोज किसने की? एफ डब्ल्यू बेंट ने। तो पहला आंसर आपको मिला, ऑक्सिन की खोज एफ डब्ल्यू बेंट के द्वारा की गई थी, जई के अंकुर के प्रांकुर चोल के शिखर से। उससे नहीं मतलब है, बस इतना याद रखना किसने खोजा था, बस, ठीक। बैकेन क्या है? फुली सीडलिंग, धान के पौधे जो कि नवोदित है, यानी जो आप नर्सरी पढ़ी धान की, उसमें जो अंकुरित हो रहा पौधा की बीमारी है, जो रोगजनक कवक जिब्रेला, कह रहा कि ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा उत्पन्न होता है, फुली सीडलिंग बैकेन कहते हैं, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ई क्रोसोवा ने किसको ढूंढा था? जिब्रेलिन को खोजा था ई क्रोसोवा ने रोग रहित पादप के धान के पौधे में रोग लक्षण को बताया। जब उन्हें कवक की जीवाणुहीन निस्यंदनों के साथ उपचारित किया तो वे तत्व की पहचान की और उन्हें जिब्रेलिक अम्ल यानी जिब्रेलिक एसिड का पता चल गया। तो कुर्सोवा ने किसको खोजा था? जिब्रेलिक एसिड को। यफ स्कोग ने उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने में अंतरपर्व यानी इंट्रानोडल खंड में अविभेदित कोशिकाओं का समूह तब भी प्रचुरित हुआ जब ऑक्सिन के अलावा मीडिया में वाहिकाओं, ऊतकों के सत्व या ईस्ट सत्व या नारियल दूध या डीएनए पूरक रूप में दिया गया। मिलर एट आल ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले उस तत्व को पहचाना और उसका क्रिस्टलीकरण किया और काइनेटिन नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण और उसका रासायनिक स्वरूप प्राप्त किया। वे निरोधक बी, बिलगन द्वितीय और डोरमिन हैं। बाद में ये तीनों रसायनों को समान रूप पाए गए, इनका नामकरण एब्सिसिक एसिड के नाम से रखा गया, ठीक। उसके बाद कौन है? यच कजिन 1910 में सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरे से निकला हुआ वाष्पशील तत्व पास में रखे हुए पके हुए अन्य कीलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में इस वाष्पशील तत्व का नाम एथिलीन रखा गया, जो कि एक प्रकार का गैसीय हार्मोन होता है जो फल पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब आपके जो 5 हार्मोन हैं उनके अलग अलग कार्य आपको दिए गए हैं। आप देखिए, पहला है ऑक्सिन। ग्रीक शब्द है ऑक्सिन से बना है, जिसका मतलब होता है बढ़ना। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। शब्द ऑक्सिन एंडोल
3 एस्टिक एसिड यानी IAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसके वृद्धि करने की क्षमता हो का के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने और मूल यानी जड़ के बढ़ते हुए शिखाग्र पर बनते हैं और वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ऑक्सिन जैसे IAA और एंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है। NAA नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सिन है। ऑक्सिन के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है। ये बागानी तथा खेती के प्रयोग किए गए हैं। ये तने की कटिंग, कलमों में जड़ फूटने में सहायक होती हैं, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में। ये पौधों के पत्तों और फलों की शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी और परिपक्व पत्तियों एवं फलों के बेलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करते हुए अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को अवरोधित करती हैं, जैसे शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं। प्ररोह सिरों को हटाने, शिरच्छेदन से प्रायः पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण या बाड़ बनाने यानी हेज मेकिंग में उपयोग में आती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके साथ ही ऑक्सिन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जो कि टमाटर में इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों को नाश कर देते हैं, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता। इसका उपयोग मालियों द्वारा लान को तैयार करने में किया जाता है। इससे ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने और कोशिका के विभाजन में मदद करता है। जिब्रेलिन जिब्रेलिन एक प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर होता है। 100 से अधिक जिब्रेलिन की खोज अभी तक की जा चुकी है कवकों और पादपों में, जिन्हें GA1, GA2, GA3 के नाम से जाना जाता है। हालांकि GA3 जिब्रेलिन की खोज सबसे पहले की गई थी। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी सघनता में अध्ययन किए जाने के स्वरूप में सभी GAS अम्लीय होते हैं। कह रहा है कि जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसका नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है। उसके नाम में ही एसिड है। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिब्रेलिन सेब जैसे फलों को लंबा करते हैं ताकि वे उचित रूप ले सकें। ये जरावस्था को रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सकें और बाजार में मिल सकें। GA3 को आसव यानी शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। गन्ने के तने से कार्बोहाइड्रेट, चीनी या शर्करा को एकत्र करते हैं। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़काव से तने में लगभग जो है बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जिससे 20 टन प्रति एकड़ की ज्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है। GA छिड़काव पर किशोर शंकुवृक्ष परिपक्वता तीव्र गति से होती है और बीज जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। जिब्रेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी और अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में मोल्टिंग यानी पुष्पन के पहले दीर्घीकरण को बढ़ा देता है। साइटोकाइनेसिस अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस यानी कोश का विभाजन पर डालता है। ये काइनेटिन यानी एडेनिन के रूपांतरित रूप प्यूरिन के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन विशेष पदार्थों की खोज मक्का की अष्ट और नारियल के दूध में जियाटिन के रूप में अलग किया गया था। जियाटिन के खोज के बाद अनेक प्राकृतिक रूपों से साइटोकाइनेस तथा कोश का विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनेस के इन क्षेत्रों को संश्लेषित किया गया और तीव्र कोश का विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलिकाएं और तरुण फल आदि आते हैं। यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह, वृत्ति और अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकाइनेस शिखाग्र प्रधान्यता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों को संचारण को बढ़ावा देते हैं। इससे पत्तियों की जरावस्था में देरी करने में मदद मिलती है। एथिलीन एथिलीन एक साधारण पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होते ही ऊतकों और पकते हुए फलों में भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधों के अनुप्रस्थ क्षितिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव और द्विबीजी नवोद्भिद में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था और विलगन को मुख्यतः पत्तियों और फूलों को बढ़ाती हैं। ये फलों को पकाने में बहुत प्रभावी हैं। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति में वृद्धि करता है। श्वसन वृद्धि में गति की यह बढ़त को
क्लाइमेटिक शोषण कहते हैं। एथिलीन बीज और कलिका प्रसुप्त को जोड़ती है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती हैं और फलों के कंद को अंकुरित करती हैं। तो ये एथिलीन जो है इसका काम करता है। एब्सिसिक एसिड सबसे विपरीत काम करता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सिसिक एसिड एबीए की खोज बेलगन के प्रसुप्ति को नियमित करने की भूमिका निभाता है, यानी उल्टा काम करता है। सब लोग बढ़ा रहे हैं, फल को बढ़ा रहे हैं, साइज को बढ़ा रहे हैं, पका रहे हैं, पेड़ की वृद्धि कर रहे हैं, ये सभी काम उल्टे दिशा में करता है। पढ़ लीजिएगा, बहुत विशेष कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो भैया ये था आपका ये देखिए यहीं पे इसकी घटनाएं हैं सब। कह रहा है बसंती पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों की गति आदि कुछ घटनाओं के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर था, जिस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 था, और ये चैप्टर आपका क्लास 11 के बायोलॉजी से एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आपका अब 3 यूनिट खत्म हो गई है, इसके बाद आपकी नहीं 4 यूनिट खत्म हो गई, इसके बाद आपकी 5वीं यूनिट शुरू होगी, जो कि पूरी एनिमल फिजियोलॉजी है, और बहुत तेजी से उसे भी खत्म कर दें, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी का हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो जल्दी से खत्म हो जाए, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हम एनिमल फिजियोलॉजी के खत्म करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।